ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। एक पेपर पाक अफेयर का तो हमने पहले जो है उसको अपलोड कर दिया और अब ये आज हम करंट अफेयर्स का पेपर जो है उसको वो अपलोड करेंगे और फिर ये भी मॉक पेपर जो हमने ऑनलाइन लिया था। पाक अफेयर वाला पेपर भी उसका लिंक जो है यूट्यूब का वो मेरे टेलीग्राम के चैनल पे या मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको चैनल का लिंक भेज दूंगा। जिनके पास ऑलरेडी है वो तो देख सकते हैं। तो ये करंट अफेयर के पेपर का इसमें बहुत जरूरी है जी। सवाल पहला सवाल, द की फॉर पाकिस्तान टू अचीव फॉरेन पॉलिसी goals is to have internal political and economic consolidation. Do you agree that it seems a distant dream in 2021? अच्छा जी, काफी जो पेपर चेक हुए उनमें ज्यादातर बच्चों ने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो है प्रॉब्लम्स वो बताना शुरू कर दिए। उनको हमने बेहतर कैसे करना, रेमेडीज देना शुरू कर दी। फॉरेन पॉलिसी का जिक्र तक नहीं हुआ। तो हमने तो इस क्वेश्चन के जवाब में उसकी नेचर ऑफ हाउ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसोलिडेशन हेल्प्स इन अचीविंग फॉरेन पॉलिसी गोल्स, ये बेसिकली सवाल है। यानी इसको हम सीधी जुबान में जो सवाल को लिख दें ना जी, तो ये सवाल है। अब वो उसने क्योंकि आपको जो है वो इस सवाल घुमा के दिया कि जी कि आपका क्या ख्याल है कि फिर ये 2021 में तो ये पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल ने ये इसका इजी वे आउट बना दिया। हाउ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसोलिडेशन हेल्प इन अचीविंग फॉरेन पॉलिसी गोल्स। अब आप अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स उनको सामने रखेंगे। अब ये गोल्स ऑफ कोर्स आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप सामने रखेंगे और ऑब्जेक्टिव्स हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं जी, ये याद रखिए जी। हमेशा आपके जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव्स वो हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं। सो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे गोल्स जो इमीडिएट हैं आप वो बता दें। मैं अपनी राय को इम्पोज नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं और हमारे लॉन्ग टर्म। अगर आप प्रॉपर आईआर की जुबान में बात करेंगे तो हमारे शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे मिडल रेंज ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लेकिन अगर कोई आईआर का नहीं भी है तो वो सीधा सीधा डिवाइड करते हैं। हमारे इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स क्या, हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। एक ये इस स्ट्रक्चर में इसने आना है। और ये ऑब्जेक्टिव्स वही स्टेट्स पूरी करती हैं, स्टेट्स की एग्जांपल्स कि जो पॉलिटिकली या इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में कंसोलिडेशन जिनकी हुई होती है। ये मेरे सवाल का स्ट्रक्चर है, इससे बाहर नहीं मैंने जाना। अब हर एक के इमीडिएट और लॉन्ग टर्म में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओपिनियन का फर्क है ना। मसलन मैं अगर इमीडिएट के कॉन्टेक्स्ट में आऊंगा तो मैं इमीडिएट के कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा कि अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है
वो मेरा एक इमीडिएट गोल, एक इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, वो मेरी फॉरेन पॉलिसी में मौजूद है, एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। देन FATF के साथ जो हमारी रिलेशंस हैं और किस तरह हमने उनकी रिकमेंडेशंस को करना है, सो डैट हम जल्द से जल्द उसमें से निकल जाएं। मैं इसको अपने इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स में रखूंगा। फिर ट्रेड लिंक्स, ट्रेड लानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, तो मैं अपने ट्रेड लिंक्स को 2021 में बढ़ाने की जो है वो कोशिश करूंगा। मैं अगर लॉन्ग टर्म में चला जाऊंगा तो फिर मैं इंडिया फैक्टर बलूचिस्तान में भी, इंडिया फैक्टर कश्मीर में भी, इंडिया फैक्टर ओवरऑल जो इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में भी, इनको मैंने एड्रेस करना, ये मेरे गोल्स हैं। और ये इनको मैं ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि जनाब जब आपके नेबरिंग कंट्री में और आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी, ये मेरे इमीडिएट बन रहे हैं, ठीक है जी। और फिर आपकी राइवल स्टेट, ऑफ कोर्स नेबरिंग भी है लेकिन राइवल स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, फिर इसी के साथ मैं CPEC को भी लेके आऊंगा लॉन्ग रेंज में। सो मैं उसको साबित करूंगा कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी गोल्स या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, भाई अगर उन सबको हम देखें तो वो तो लिंक्ड है, प्रॉपरली लिंक्ड है विद पॉलिटिकल, ये अफगान प्रोसेस, ठीक है, विद पॉलिटिकल ये बलूचिस्तान का इशू, विद पॉलिटिकल ये कश्मीर का इशू, ठीक है जी। और इन चीजों का, इन पॉलिटिकल का हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स पे बहुत इम्पैक्ट है जी। अफगान रेफ्यूजीज हैं हमारे पास भी, कश्मीर के साथ हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स की डायनामिक्स कश्मीर के साथ चेंज होती हैं जी। बलूचिस्तान हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है ना जी, तो ये हमारे इंटरनल ही तो हैं, और ये इनकी शूट्स और ऑफ शूट्स ये बाहर के साथ जुड़ी हैं। और फिर जो इकोनॉमी की कंसोलिडेशन है जी, वो भी तो FATF के साथ, ट्रेड के साथ, ठीक है जी। सो ये एस्पेक्ट्स भी इन्होंने हमारी इकोनॉमी को बेहतर करना है, मेरी डोमेस्टिक इकोनॉमी भी रीजन, यानी मेरी इंटरनल पॉलिटिक्स भी जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में है, मेरी एक्सटर्नल जो मेरी इकोनॉमी है वो भी जियो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में है। सो ये बात सच है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसोलिडेशन के बगैर हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, और मेक श्योर वाइस वर्सा। सो मैंने गोल्स को और आपकी इंटरनल कंसोलिडेशन को बस लिंक करना है बस। और वो क्वेश्चन में पूछता है कि इट सीम्स अ डिस्टेंट ड्रीम इन 2021, तो आप कंक्लूजन में उसको ऑप्टिमिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में बता दें कि नहीं, डिस्टेंट ड्रीम नहीं है ये, हम अचीव कर सकते हैं, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म को तो अचीव कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, इतना कुछ लिख सकते हैं आप इस सवाल के जवाब में कि जी क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है। तो जिस तरह मैंने पाकिस्तान अफेयर वाली वीडियो में भी बताया था कि इस लेवल पर आके कुछ भी ठीक कुछ भी गलत नहीं होता, इस लेवल पर आके आपकी प्रेजेंटेशन मैटर कर रही होती है। सो अपने आप को बेहतर तौर पर प्रेजेंट करें, ना कि सवाल के ठीक और सही जवाब के चक्करों में पड़े। जब आप बेहतर तौर पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आप सवाल में जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देना, और उसमें वेरिएशन हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। कोई यहाँ पर आपकी इंटरनल जो इकोनॉमिक कंसोलिडेशन है उसमें डेफिसिट को भी का भी जिक्र कर सकता है, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी जिक्र कर सकता है, ठीक है जी। आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में वो नेशनल, लैक ऑफ नेशनल कंसेंसस का भी जिक्र कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बस उसको लिंक कर दे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी गोल के साथ। मैं अपने इमीडिएट और लॉन्ग टर्म इन गोल्स को आपकी इंटरनल और डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ लिंक कर रहा हूँ, मैं कर दूंगा जब मैं इसको लिखूंगा। सो
आपकी प्रेजेंटेशन और आपने अपना जस्टिफाई करना जवाब, हर एक का अपना तरीका। जैसे इस पेपर से बाहर एक छोटी सी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। बहुत पहले एक सवाल आया था कि जनाब, लेट्स से वो सवाल ये था जी कि पाकिस्तान के बड़े प्रॉब्लम, बड़े इश्यूज क्या हैं जी पाकिस्तान के, और आपका क्या विजन होगा, पता नहीं 2011 का क्वेश्चन था पाक अफेयर का या करंट अफेयर का। अब एक स्टूडेंट ने एक इंट्रोडक्शन लिखा, और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसने कहा जी एनर्जी का प्रॉब्लम, टेररिज्म का प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर का प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद जनाब हमें अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम है। अब वो इसी तरह नीचे लाता जा रहा है। 8-10 प्रॉब्लम बताए, कंक्लूजन बता दी। क्या ये जवाब गलत है? नहीं, गलत तो नहीं। एक दूसरे स्टूडेंट ने यही जवाब लिखा, इंट्रो लिखा। उसने कहा जनाब, पाकिस्तान के जो इश्यूज है ना, वो इकोनॉमिक इश्यूज हैं। उसने 2-3 इकोनॉमिक इश्यूज बता दिए और अपना विजन भी साथ बता दिया कि जी मेरे ख्याल में कैसे ठीक होने चाहिए। उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, वो बता दिए। फिर सोसाइटी, सोशल लेवल पे भी इश्यूज हैं जी, वो भी बता दिए। लो जी, अब ये जवाब इस तरह आ गया और एक कंक्लूजन आ गया। अब इसमें हर एक में सब हेडर है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, उसने साथ साथ ही रेमेडीज अपना विजन भी बता दिया। ये भी इसी सवाल का जवाब है। क्या ये गलत है? ये भी गलत नहीं है। फिर एक तीसरे स्टूडेंट ने लिखा इंट्रोडक्शन। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जो इश्यूज है ना जी, कुछ इश्यूज की नेचर ग्लोबल लेवल की है। तो उसने तो ग्लोबल इश्यूज पाकिस्तान जिनको करंट फरंट कर रहा है, जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया, पाकिस्तान की वजह से नहीं बने, लेकिन पाकिस्तान उनका शिकार है। ठीक है जी। फिर हमारे कुछ प्रॉब्लम जनाब वो रीजनल हैं जी। रीजनल प्रॉब्लम में पार्टली हमारी कंट्रीब्यूशन है प्रॉब्लम्स के बनने में, डेवलप होने में, लेकिन उनको ठीक भी कैसे करना। और फिर है जी हमारे डोमेस्टिक मसले कुछ, तो ये भी। फिर उसने कंक्लूजन कर, समझ आ रही जी? अब आप मुझे बताएं कि इन तीनों में से कौन सा जवाब सही है। ये तीनों ठीक हैं, कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है। लेकिन आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, आर्गुमेंटेशन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो भाई उसको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ उसको हट के बात मिल रही है। अच्छा, जबरदस्त। यहाँ पे इस पैटर्न पे आपने किया होगा, वो आपको 12 से 14 नंबर दे देगा। इस पैटर्न पे आपने किया होगा, वो आपको 10 से 12 नंबर दे देगा। इस पैटर्न में कोई कोहेरेंसी कोई नहीं है। पहले एनर्जी की बात की, फिर टेररिज्म पे आ गए, फिर वाटर पे आ गए, फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गए, फिर कहाँ चले गए, फिर कहाँ चले गए। ये सारे हमारे इश्यूज हैं जी। समझ आ रही जी? यहाँ दे देगा वो, 6 नंबर दे देगा, 7 नंबर दे देगा। समझ आ रही है जी? तो इस तरह ये कोई भी करंट अफेयर के लेवल पे, पाक अफेयर के कुछ सवाल जो आपके हिस्ट्री बेस्ड या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, उनमें तो आपको अ, उस एसेंस में जाके जवाब देना। लेकिन जो जनरल क्वेश्चंस, करंट अफेयर टाइप के जनरल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपकी आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन मैटर कर रही होती है भाई। भाई ये नहीं है कि आपने बस हेडर दिया और 15-20 लाइनें लिख दी हैं पॉइंट्स बना के और आप क्या सेटिस्फाइड हैं। उसको प्रेजेंट करना है। पेपर इज योर क्रिएशन, उसको जान ना छुड़ाएं। काफी स्टूडेंट्स के पेपर ऐसे थे, इसमें ऐसे लगता था कि जिस तरह जबरदस्ती बैठा के उनको पेपर करवाया जा रहा है। उसको टाइम दें, सोचें उस पे कि मैं इस सवाल का जवाब कैसे बेहतर लिख सकता हूँ कि जिसको मैं जस्टिफाई भी कर दूं। अब इस पहले सवाल में अगर आप मेरे साथ डिबेट करेंगे, तो आपकी बात भी गलत नहीं होगी, मेरी बात भी गलत नहीं होगी। लेकिन आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है, कौन बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर देता है। प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, पैरा छोटे शॉर्ट, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बात करें, ज्यादा लंबा भी ना खींचें, उसको ढूंढनी ना पड़े आपकी बात। जहां फैक्ट बनता है वहां फैक्ट दें, गैर जरूरी फैक्ट्स भी ना जो है वो बीच में घुसाते जाएं। जहां जितना गुंजाइश है उतना दें। ठीक फैक्ट दें, डाउट में है उसको अप्रोक्सीमेटली कर लें। लेकिन ये भी नहीं आप कह सकते पाकिस्तान वाज जो है वो क्रिएटेड अप्रोक्सीमेटली,
ठीक है, ऑन 14 अगस्त 1947, ये काम भी नहीं करना। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा बहुत मार्जिन होता है वहां आप कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट इतना आप कह सकते हैं। लिटरेसी अप्रोक्सीमेटली 60% आप कह सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा सेटल फैक्ट्स हैं उन पे अप्रोक्सीमेटली भी नहीं करना। सो ये तो एक चीज समझाने वाली कि आपने करंट अफेयर में कोई नॉलेज का समुंदर बखेर के उससे मार्क्स नहीं लेने। ना, ठीक है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपका, आर्गुमेंट्स आपके अच्छे होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन भाई। आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपने पेपर को, ये जहन में जान नहीं छुड़ानी। दोनों पेपर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, योर आर्गुमेंटेशन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। 18th अमेंडमेंट नीड्स टू बी रिस्ट्रक्चर्ड। मैं लिख ही देता हूँ, मैं देर लग जाती है लेकिन पिछले सवाल लिखने में ना। 18th अमेंडमेंट needs to be restructured as the cohabitation between federal and provincial governments is a serious issue. Agree or disagree with the statement? ये एक बड़ी बैड मैरिज है जी। 18th अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो सेंट्रल प्रोविंस से रिलेशंस हैं हमारे, ये बड़ी बैड मैरिज है। तो इसलिए 18th अमेंडमेंट को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। एग्री और डिसएग्री। अब मैं इस सवाल का जवाब दूंगा तो मैं उसको इंट्रोडक्शन में ही 18th अमेंडमेंट के बारे में उसको बता दूंगा कि 18th अमेंडमेंट के रिजल्ट में जो पिछले 1 डेकेड में हमारे हालात बने, अब वो मेरा मेरा अच्छा, ये मेरा ओपिनियन है, आप इसे एग्री करें ना करें, लेकिन एग्जामिनर ने आपसे एग्री करें या आपसे डिसएग्री करें, अगर आप अपने आर्गुमेंट्स, अपनी प्रेजेंटेशन में, अपने आर्गुमेंट्स में लॉजिकल हैं तो वो आपको मार्क्स देगा जी। ठीक है जी। मैं इसका जवाब जब दूंगा तो मैं इसका जवाब दूंगा कि 18 अमेंडमेंट 1 डेकेड की हो गई है जी, इसके में प्रॉब्लम भी बड़े सरफेस हुए हैं लेकिन इसके हमें बेनिफिट्स भी बड़े नजर आते हैं। सो मैं इसका जवाब जब दूंगा एज अ स्टूडेंट, मैं अगर अपने आप को इस वक्त एज्यूम कर लूं तो मैं इसको कहूंगा कि ये बैड मैरिज नहीं है। मैं उसको ये जवाब दूंगा, मैं उसको बताऊंगा कि इसमें बेनिफिट्स भी, मैं बेनिफिट्स उसको गिनवाऊंगा और मैं इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स भी उसको गिनवाऊंगा और मैं उसको ये साबित करूंगा कि ये जो बैड मैरिज है, जो एज्यूम किया जा रहा है कि जनाब ने ये बड़ा सीरियस इशू है, ये सारा पॉलिटिसाइज्ड है। इसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं, इसके प्रॉब्लम्स बेसिकली पॉलिटिसाइज्ड हैं। पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें 18th अमेंडमेंट को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं मिली। सो मैं इस तरह बात करूंगा, लेके चलूंगा और मैं फिर इसको जस्टिफाई करूंगा। मैं 2010 से 2013 के फेज में बात को चलाऊंगा, जब फेडरल गवर्नमेंट किसी और पार्टी की और आपका बिग प्रोविंस में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट, इस दौर में कैसे 18th अमेंडमेंट को देखा गया। फिर मैं 13 से 18, जब बिग प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट सेम पार्टी, इस दौर में तो ज्यादा इश्यूज हाईलाइट नहीं हुए। और फिर 2018 से टिल डेट, इस कॉन्टेक्स्ट में फेडरल असेंबली, फेडरल गवर्नमेंट, बिग प्रोविंस, अब बिग प्रोविंस के कॉन्टेक्स्ट में इश्यूज बन गए, अब पीछे नहीं बने, यहां बन गए, हालांकि सेम पार्टी है। सो इशू उसकी डिलीवरी, उसकी गवर्नेंस में से निकला ना, स्ट्रक्चर ऑफ द अमेंडमेंट से तो इशू नहीं निकला कि वो पार्टी जो फेडरल गवर्नमेंट में भी है और बिग प्रोविंस में भी है वो गवर्नेंस इफेक्टिव नहीं कर सकी। सो मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसका जवाब दूंगा
एक तरीका ये है इस सवाल के, अब ये तरीका गलत है? नहीं। ये तरीका ठीक है? नहीं। ये तरीका सवाल का जवाब है, मैं आर्गुमेंट्स दे रहा हूं अपने। अब एक तरीका ये है इस सवाल के जवाब देने का। दूसरे तरीके पे आ जाए, मैं कह दूं यस, इंट्रोडक्शन दूं, और इंट्रोडक्शन दे के मैं बात कर दूं यस कि जनाब इसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, और मैं अब सारा सवाल उसी रीस्ट्रक्चरिंग पे चलाऊं। मैं प्रॉब्लम्स बताऊं, मैं कोई 4-5 प्रॉब्लम्स बता दूं। मैं कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह आपस में इश्यूज हैं, एनएफसी के ऊपर आप नहीं कर सके 2010 के बाद कोई एनएफसी जनाब, 10 साल हो गए आप अगले एनएफसी पे नहीं इकट्ठे हो सके, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर जनाब कंकरेंट लिस्ट को आपने एबॉलिश किया, जिसकी वजह से प्रोविंसेस आपके इफेक्टिवली वो अभी उस स्टेज पे ही नहीं थे कि जिस स्टेज पे आपने उनको पहुंचा दिया। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जनाब सूबे नहीं ला सके अपना ठीक अभी तक, सेंट्रलाइजेशन शुरू कर दी पावर की प्रोविंसेस ने, और खास तौर पे जब फिर सेंटर में और प्रोविंस में लाइक माइंडेड गवर्नमेंट्स नहीं होती। टेक द एग्जांपल ऑफ कि 2010 से 13 तक जनाब सेंटर में और फिर पंजाब में, ये मैं एग्जांपल दे दूं। टेक द एग्जांपल 13 से 18 से सेंटर में और केपी में एंड सिंध में डिफरेंट गवर्नमेंट्स। टेक द एग्जांपल ऑफ 18 से 20 सेंटर में पीटीआई और सिंध में डिफरेंट गवर्नमेंट। मोस्ट रिसेंटली जी कराची पैकेज पर 1100 बिलियन के कराची पैकेज पे जो है वो इश्यूज और प्रॉब्लम्स। सो मैं, अब ये भी मेरा मैं ही हूं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, पहले सवाल का भी मैं ही जवाब दे रहा था, तो मैं प्रॉब्लम बता दी, तो यस रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। लेकिन रीस्ट्रक्चर में कुछ इररिकंसाइलेबल एलिमेंट्स भी हैं, जिनका ख्याल है कि रीस्ट्रक्चरिंग में आर्टिकल 6 को भी बदला जा सकता है, रीस्ट्रक्चरिंग डेमोक्रेसी के लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो उनके कंसर्न्स को भी एड्रेस करने की जरूरत है। सो एक जवाब इसका ये निकला है। अब पिछला ठीक है या ये ठीक है? स्टूडेंट हर एक का ओपिनियन है ना। मैं इसको तीसरे तरीके से भी सवाल को कर सकता हूँ, मैं कहूं नो, ये कोई बैड मैरिज नहीं है जी, ये तो लैंडमार्क डेवलपमेंट है। मैं देखूं प्री 18th अमेंडमेंट एरा, पोस्ट 18th अमेंडमेंट एरा, प्री इंडिपेंडेंट जो सॉरी कह रहा हूं प्री 18th अमेंडमेंट एरा, इसके गवर्नेंस के इशू, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के प्रॉब्लम्स, समझ आ रही? प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कंकरेंट लिस्ट, फाइनेंसेस के इश्यूज, प्रोविंशियल लीडरशिप अदर देन द मेन स्ट्रीम लीडर्स, और जो जो पॉलिटिकल फैमिलीज उनके अलावा न्यू लीडरशिप सामने नहीं आई जी। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में मैं तारीफों के पुल बांध दूं। सो जी ये तो लैंडमार्क डेवलपमेंट है, इसने कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन किया जी, अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का दाखला हमेशा के लिए बंद कर दिया जी। और फिर ये 18th नहीं है जी, 19th 20th 22nd, और फिर जो रास्ता खुला आपका उसके लिए 25th के लिए और 26th के लिए फाटा के कॉन्टेक्स्ट में, उसकी बेस तो 18 से ही है। सो जनाब ये बड़ा लैंडमार्क, इसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत ही कोई नहीं, इसकी तो एप्लीकेशन बेहतर करने की जरूरत है, और बेहतर कर और बेहतर कर। अब ये भी जवाब है, तीनों जवाब, इनमें कोई गलत नहीं है, आपकी ओपिनियन है, आप क्या समझते हैं। लेकिन जो आप समझते हैं भाई, उसको लॉजिकल आर्गुमेंट्स के साथ, आप उसको फिर एग्जाम्पल्स के साथ, फैक्ट्स के साथ उसको आप सपोर्ट करें। सो ये इतनी सी बात है, इट्स ऑल अबाउट कि आपने क्या आर्गुमेंट डेवलप करना है और उसको कैसे प्रेजेंट करना है।
इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी बस एक ही जवाब होना है इसका। लार्जली स्टूडेंट्स, क्योंकि हम वो मैट्रिक एफए के तालीमी निज़ाम से सामने आए होते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जवाब एक ही होता है। वो जवाब मैथमेटिक्स में एक होता है, जवाब साइंसेज में एक होता है, सोशल साइंसेज में आपकी ओपिनियन होती है, और वो ओपिनियन आपकी लॉजिकल होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? सो ये सेकंड क्वेश्चन करंट अफेयर के पेपर में थोड़ी सी ज़ाहिर है, और यही चीज आप अगर पाकिस्तान अफेयर के पेपर में यही सवाल आ जाए, आ तो सकता है ना, तो आप वहां भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अब इसको और बेहतर कोई करना चाहिए, तीनों में, तीनों में और बेहतर करना चाहिए, तो जनाब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस का जिक्र कर दें, आर्टिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में वो एग्जांपल्स दे दें। जैसे कमिटमेंट तो आर्टिकल 25A की वो फेडरल गवर्नमेंट की है, क्या वो प्रोविंसेस पर भी है अप्लाई होती है? सही है जी, बिल्कुल होती है, लेकिन एक सवाल है ना, सो वो प्रोविजंस के कॉन्टेक्स्ट में 7 आर्टिकल्स की जुबानबंदी में बात करें, नस्ट सॉरी लम्स के स्टूडेंट्स का एक ऑनलाइन ही पढ़ा हुआ आर्टिकल, बड़ा मजेदार आर्टिकल है, वो मैं अपने टेलीग्राम के उसमें चैनल में भी शेयर कर दूंगा। तो उस आर्टिकल को देखना, बड़ा मजेदार तरीके से उन्होंने जो विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स 18th अमेंडमेंट को डिस्कस किया। इन्हीं तीन में आप समझते हैं कि मिक्स्ड है जी, इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके प्रॉब्लम्स भी हैं, या आप समझें यस इसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, या आप कहें नो, तीनों में आप वो आर्टिकल्स की प्रोविजंस का हवाला दे सकते हैं, आपकी का आर्गुमेंट और ज्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगा, दैट्स इट। आगे चलते हैं जी। अब अगले सवाल में उसने ना आपको क्या चेक करना था, एज्यूम ही एग्जामिनर ने किया कि ये तो आसान सा सवाल है, गवर्नेंस मैटर्स whether it is a democracy or not. Discuss with special reference to COVID-19। अब भाई उसने कह दिया आपको पहले कि ये जो चीज लिखी है ना जी, इसको ओवरऑल नहीं आपने साबित करना, डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस टू कोविड करना है। अब जी लार्जली स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने गुड गवर्नेंस पर पूरा जवाब लिख दिया, आखिर में एक छोटा सा पैराग्राफ कोविड पे लिख दिया। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह इस बात को साबित किया कि गवर्नेंस जो 20th सेंचुरी में समझा जाता था कि जी गवर्नेंस डेमोक्रेसी के साथ ही बेहतर हो सकती है, पर जरूरी नहीं है। और कोविड के सिनेरियो ने साबित किया कि जहां गवर्नेंस बेहतर है, मसलन डेमोक्रेसीज, कुछ डेमोक्रेसीज ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, कुछ डेमोक्रेसीज नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकी, इटली, स्पेन, वह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है लेकिन है तो डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसीज नहीं थी उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म कर दिया। हमारी जैसी हमारी फर्स्ट वेव में तो हमारी तारीफ ही हुई है ना जी, कैसे किया, ये सवाल था जी सीधा सीधा, कि इन केस स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में साबित करना है कि गवर्नेंस मैटर करती है जनाब, डेमोक्रेसी हो ना हो, ये साबित हो गया। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लल्लाहु। अगर आप फ्री जिक्रिया का जिक्र करना चाहते हैं उसकी मोस्ट रिसेंट किताब का, तो वो कह देता है कि जनाब डेमोक्रेसी ने खराब नहीं किया, ये लोगों का माइंडसेट होता है। सो उसका हवाला भी आप दे सकते हैं। लेकिन खैर सवाल बड़ा इजी सवाल था, ज्यादातर स्टूडेंट्स गुड गवर्नेंस के चक्कर में पड़ गए, गुड गवर्नेंस के करेक्टरिस्टिक्स,
गुड गवर्नेंस पे पूरा का पूरा सवाल कर दिया और आखिर में एक छोटा सा पैराग्राफ जो है वो कोविड पे लिख दिया। प्रोबेबली इस पेपर के सबसे आसान तरीन सवालों में से ये सवाल था कि जिसमें ज्यादा वेरिएशंस भी वो नहीं थी, सीधी सीधी उसने आपसे बात पूछी। अच्छा, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपकी स्टडी ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं जी नहीं, डेमोक्रेसी ही गवर्नेंस बेहतर कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर चाइना में अंडर रिपोर्टिंग हुई है, लोगों को जनाब बंद करके रख दिया, बिल्कुल दुनिया के साथ कोई दुनिया को बताया ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी को नहीं। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मोबाइल यूजर्स जो हैं वो मोबाइल अब यूज ही नहीं होते, तो कहाँ गए वो लोग। डेमोक्रेसी बेहतर है, टेस्टिंग ज्यादा डेमोक्रेसीज में हुई है, एसओपीज ज्यादा डेमोक्रेसीज में फॉलो करवाई गई हैं। लेकिन मुश्किल हो जाएगा। कर सकते हैं आप, मैं इनकार नहीं कर रहा, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जी, अब ये सवाल मैं लिख रहा हूं पूरा। द irreconcilables believe that recognition of Israel will be a deviation from Article 40 of the Constitution of Pakistan. Can we find a middle way in this regard? यानी आपके यहाँ इजराइल को एक्सेप्ट करने की जो डिबेट है उसमें इररिकंसाइलेबल्स जो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते इस बात पे कि हम एक्सेप्ट करें या हम बात करें, वो कहते नहीं भाई ये आर्टिकल 40 की। अब जिसको आर्टिकल 40 का पता है ना जी, वही ये सवाल कर सकता है। जिसको आर्टिकल 40 का नहीं पता, उसने जो मर्जी लिख दिया हो, एग्जामिनर उसको नंबर नहीं देगा। आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है ना जी, वो जिना साहब की स्टेटमेंट्स और आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से ये फॉर्मुलेट होती है जी। फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये याद रखिए। सो अब अगर जिसने प्रॉपर प्रोविजन आर्टिकल 40 की जिसको पता है, उसमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मौजूद है। सो कैन वी फाइंड अ मिडल वे? ये आपकी ओपिनियन। मैं इसका जवाब लिखूंगा मैं, यस मिडल वे हो सकता है। आइसोलेशन में रहना या कट ऑफ होके रहना ये कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता। आर्टिकल 40 कहता है हम सपोर्ट करेंगे, हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे ऑप्रेस्ड पीपल को। तो पैलेस्टीनियंस ऑप्रेस्ड पीपल है। अब सपोर्ट करने का ये मतलब तो नहीं है कि आप नाराज होकर बैठ जाओ इसराइल के साथ। आप उनके साथ रिलेशंस डेवलप करो ताकि आप प्रेशर एक्सर्ट कर सको। सॉफ्ट पावर, ह्यूमेन अप्रोच का सहारा लो, ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ बॉक्स प्रोविजंस डिस्कस करो, जिसमें रिलीजियस टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। माइंड मेकिंग करो लोगों की, तो कट ऑफ रह के कॉर्नर्ड होके आप कोई पैलेस्टीनियंस की खिदमत नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये मेरा ओपिनियन है, ये ओपिनियन एग्जामिनर ने को गलत नहीं करना, किसी मौलाना ने पेपर चेक नहीं करना। पढ़े लिखे फॉर्मर एम्बेसडर हो, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, पढ़े लिखे लोगों ने पेपर देखने हैं आपके किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में। सो ये चीज जो है इसको जेन से निकाल दें कि जी हम कह देंगे कि जी एक्सेप्ट करो, तो हम ये नहीं कह रहे कि एक्सेप्ट करो, हम कह रहे हैं कि एक भाई 15 से यूएई ने कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू की उनके साथ और अब आके उनको एक्सेप्ट किया, तो आप कॉरेस्पॉन्ड तो करो, लोगों का माइंडसेट बदलो स्लोली एंड ग्रेजुअली, तभी आप प्रॉब्लम को पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट जो है वो कर सकेंगे ना। और ये हम डिविएशन नहीं कर रहे। आर्टिकल 40 पढ़े, उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान सपोर्ट करेगा ऑप्रेस्ड पीपल को, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करेगा। तो उसके लिए जो ऑप्रेसर है उसके साथ इंटरेक्ट तो करो,
उससे कॉर्नर रह के तो आप कोई खिदमत नहीं कर सकते ओप्रेस्ड पीपल की। सो दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज। लेकिन आर्टिकल 40 अगर आपने पढ़ा है तभी आप ये बात निकाल सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप कहानियां ही चलाएंगे ना। तो ये फिर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाता है कि एग्जामिनर पेपर में ऐसे सवाल भी दे रहा होता है कि जो हर स्टूडेंट के लिए नहीं होते, जिनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है, जिन्होंने चीजों को इन डेप्थ पढ़ा होता है, कुछ सवाल सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं। सो सिर्फ अगर आपने एक्सेप्टेंस ऑफ इजराइल पाकिस्तान करे ना करे इस पर आपने कोई किसी टीचर से पढ़ा हुआ है या कोई चीज आपने देखी हुई है तो आपका लो जी आ गया लिख दो, और आर्टिकल 40 का हवाला ही कोई नहीं है, तो उसने आपको 3-4 नंबरों से ज्यादा को नहीं देने, बिलीव मी, क्योंकि आप तो कहानियां चला रहे हैं उसके साथ। और फॉरेन पॉलिसी की स्टडी करंट अफेयर में भी काम आती है, आईआर में भी काम आती है। अब तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर में भी जा रहा है, वो सिलेबस का तो हिस्सा है, वो उसने पूछा ना हो या हो लेकिन वहां पे भी काम आती है। सो आपको ये जो बेसिक जो 15-20 हमारे बड़े आर्टिकल्स हैं उनकी सीएसएस के स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 19 की, 20 की, 25 की, 40 की, ठीक है जी, आर्टिकल 6 की, 240 से 245 की, फिर 295, 296, 297, 298 की। तो ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं ये आपकी होनी चाहिए, जो जरूरी है। आर्टिकल 77 की, तो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए जी। इंटरव्यू में भी काम आ जाती हैं, ऐसे में भी किसी में काम आ जाती हैं, ये वेटेज बनता है। ये आपके 10-15 बेसिक आर्टिकल्स, और याद रखें आपके मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पॉवर्टी का ऐसे आ गया आपको, वुमेन एम्पावरमेंट का आ गया है, तो आपको मिलेनियल डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की उन प्रोविजंस का भी अगर आप एक पैराग्राफ बीच में ले आएंगे तो अच्छी बात, अच्छा इंप्रेशन होता है। ये होने चाहिए आपके पास। अच्छा जी, अगले सवाल पे जाते हैं। अगले सवाल में उसने आपसे पूछा क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान आफ्टर द यूएस तालिबान पीस डील 2020, especially in terms of commitments signed on 29th February 2020, account for the hurdles and prospects. So जी, छोटे छोटे हेडर्स में ये मेरा सवाल का जवाब जो है वो चलना है। एक तो मेरा हर्डल्स का छोटा हेडर बन जाएगा, एक मेरा प्रोस्पेक्ट्स का आखिर में छोटा हेडर बन जाएगा, ठीक है जी। मैं यूं कर लूँ 5 नंबर का मेरा ये सवाल है, 5 नंबर का मेरा ये सवाल है। और जो कमिटमेंट्स साइन हुई हैं 29 फरवरी को, तो उसके लिहाज से यूएस का, अफगान तालिबान और इनका रोल, ये 3-3 नंबरों का लगा लें आप, 9-10 नंबर का मेरा ये पार्ट हो गया। तो ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग मेरे सवाल के जवाब की जो है वो बनती जा रही है। तो जनाब मैं उसको अपने इंट्रोडक्शन में बात करूंगा। अब इंट्रोडक्शन से ही जो मेरा ओपिनियन है, मैं उसको कहूंगा जनाब कि ये डील जो है यूएस तालिबान डील, ये है ही प्रॉब्लमेटिक। इसके सक्सेस के चांसेस बहुत बहुत ब्राइट चांसेस जो हैं वो नहीं है जनाब, बहुत डार्क साइड है। क्यों? क्योंकि इसमें अफगान गवर्नमेंट को एज अ पार्टी तो रखा ही नहीं गया। ये तो यूएस और एक नॉन स्टेट एक्टर जिसको नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएस के नाम से डील अगर आप पढ़ें उसकी, वो अफगान गवर्नमेंट तो है ही नहीं, लेकिन आपने टास्क अफगान गवर्नमेंट को इंट्रा अफगान डायलॉग का दे दिया। सो मैं फिर यूएस ने अपनी कमिटमेंट्स जो एज ऑफ द एग्रीमेंट थी वो पूरी की, तो मुकम्मल तो नहीं की। ये ऑनलाइन मिल जाती, सारी पॉइंट्स मिल जाती। अफगान गवर्नमेंट ने की, प्रिजनर्स के कॉन्टेक्स्ट में रिलक्टेंट की, बहुत रिलक्टेंट की। तालिबान ने की, तो जनाब बात तो हुई थी कि अटैक अब नहीं करेंगे यूएस पे,
और इंट्रा अफगान में बात इनकी ये हो गई थी कि हम अब सीज फायर होगी और हम अटैक नहीं करेंगे, डायलॉग करेंगे, एग्जिट करवाना है यूएस का अप्रैल 2021 तक। लेकिन ये वायलेंस के इंसिडेंट्स भी बढ़ गए। तो इसीलिए मोस्ट रिसेंटली देखते हैं कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने आके जो यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने कहा जी हम इसको रिविजिट करेंगे, रिकंसिडर करेंगे। क्यों रिकंसिडर करेंगे? नॉट बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट्स, बट इसका स्ट्रक्चर ही प्रॉब्लमेटिक था जी। कमिटमेंट्स तो प्रॉब्लमेटिक होनी थी सारे फ्रीकों की तरफ से, सारी पार्टीज की तरफ से, क्योंकि जो बेस है इसकी वही बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। ये समझ आ रही है जी? फिर मैं उसको जनाब हर्डल्स बता दूं, 2-3 पॉइंट्स में हर्डल्स के बता दूं। हर्डल्स में पहला हर्डल तो मेरा वहीं से पीछे से बात चल रही है जनाब कि गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, उसको जब आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। और इसी तरह 2-3 और बता दूंगा। प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स इस डील के नहीं, लेकिन पीस के प्रोस्पेक्ट्स हैं। क्योंकि मैं तो शुरू में डील को ही प्रॉब्लमेटिक कह रहा हूं। और पीस के प्रोस्पेक्ट्स अफगानिस्तान की तारीख में वो कभी भी उसकी नेबरिंग कंट्रीज को जब तक आप ऑन बोर्ड नहीं लेते, अफगानिस्तान में पीस डेवलप नहीं होता। सो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में फिर पाकिस्तान का को ऑन बोर्ड करना जरूरी है एज अ पार्टी। सो मैं तो इसका इस तरह जवाब दूं। अब यहाँ पे उसने कोई डू यू एग्री, और जिस तरह जब ऐसी बात आ जाती है ना, तब मेरे पास वेरिएशन है। यहाँ तो मेरे पास सीधा सीधा सा इसको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करके मेरी ओपिनियन यहाँ शुरू में ऊपर में आ गई। मैं ये समझता हूँ कि ये डील ही फजूल डील थी। आप अगर समझते हैं कि नहीं नहीं बहुत जबरदस्त डील है, आप उसके अकॉर्डिंगली चलें। कमिटमेंट्स में आगे फंस जाएंगे फिर। हाँ, यूएस ने भी पार्शियल जो कमिटमेंट्स की, आप उनको कहेंगे लो जी ये अफगान गवर्नमेंट ने भी प्रिजनर्स रिलीज किए, तालिबान ने भी कुछ अरसा जो है वो वायलेंस एरप्ट नहीं की, तो आप उस पैटर्न पे चल लें, वो आपकी मर्जी। ओपिनियन है ना, ओपिनियन आपकी, आपने उसको आर्गुमेंट्स के जरिए प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन हो रही है। और एक बात और थी, 2-3 स्टूडेंट्स का मसला ये आया, माय नेम इज मोहम्मद एहतशाम जान, आई एम a teacher, full stop. I hail from Lahore, full stop. और आगे चल रहा है। अच्छा, अब जब उन्होंने दोबारा पढ़ा तो my name is इत्शाम जान भट्ट, full stop. I am a teacher, इधर इस तरह डाल के by choice. I hail from Lahore, आगे कोई और सेंटेंस है, near the bank of river रावी। लो जी, फिर आगे, फिर बीच में इस तरह करके कुछ और। ये क्या है? ये पता नहीं कहां से आपने ये सीखा है। 2-3 स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम निकली, और वो इट्स क्वाइट इरिटेटिंग। चलो एक आधी जगह पे हो गया, हर दूसरी लाइन में इस तरह लगा लगा के जो है कि इस तरह ना करें। मैंने कहा ये बता के आपने कौन सा एग्जामिनर को जो है वो पूरा घर का ड्रेस बता देना। सो इस तरह ना करें। काफी पेपर्स में इस तरह हुआ, और कईयों ने फिर क्या किया हुआ, लिखनी है कुछ चीज, ठीक है, मसलन वो लिख रहे हैं जनाब, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। अच्छा, फिर काट देंगे, मैनी प्रॉब्लम्स कैन बी विटनेस्ड इन पाकिस्तान, फुल स्टॉप। आगे फिर कुछ लिखेंगे, फॉर इंस्टेंस इकोनॉमी इज द मोस्ट। अच्छा, फिर काट देंगे, नहीं फॉर इंस्टेंस काट देंगे, ठीक है। इकोनॉमी इज
वन सच आ प्रॉब्लम। अब ये क्या है, कटिंग पे कटिंग, और ये उसको, ये एग्जामिनर को इरिटेट करती है चीज। ये काम ना करें। ये काम लार्जली, या ये वाले काम लार्जली, ये तो पता नहीं अजीबोगरीब सोच के लोग होते हैं। ये काम लार्जली वो करते हैं जिन्होंने पूरे साल में एक ऐसे ना लिखा हो, जिनकी राइटिंग की प्रैक्टिस ना हो, जिनको अपनी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे कॉन्फिडेंस ना हो। वो पेपर ही सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो चीज, जितनी भी अच्छी चीज आपने लिखी हो, वो एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। तो एक प्रेजेंटेबल नीट एंड क्लीन पेपर थोड़ा सा होना चाहिए। अगर कहीं कोई लाइन लगानी भी है तो भाई बात ठीक है, हल्की सी एक आधी दफा हो गई। ये तो नहीं है कि हर तीसरी लाइन में जाके आप कटेंगे और फिर चौथी लाइन में जाके कटेंगे, फिर आगे बात, फिर आगे बात। हम होपफुल कि आप में से कईयों को समझ आ गया होगा। फिर अगेन वही प्रॉब्लम, आउटलाइंस, हेडर्स में पूरा जवाब ही हेडर्स में चला दी। मसलन ये अगला सवाल है, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इकोनॉमी। क्रिटिकली examine the steps taken by incumbent government। लो जी, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, इंट्रोडक्शन दिया एक, उसके बाद फंडामेंटल प्रॉब्लम्स का हेडर दिया, और कोई 20 से 25 हेडर्स लिख दिए जी। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, वन लाइनर हेडर्स लिख दिए जी। लिखी जाओ जी, लिखी जाओ जी। 20-25 हेडर दे दिए, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। फिर आगे जी, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। जितने याद आए स्टेप्स, एक एक लाइन में, एक एक लाइन में, एक एक लाइन में, पॉइंट्स बुलेट फॉर्म में 1 2 3 करके लिखी जाओ, लिखी जाओ, लिखी जाओ, और एग्जामिनर को खुद ही एज्यूम कर लो कि वो समझ जाएगा, और उसके बाद कंक्लूजन कर दो। ये क्या है, एग्जामिनर रिपोर्ट्स 16 17 18 इसकी तो ऑनलाइन पड़ी हुई, जरा उनको खोल के देखें तो सही, पास्ट पेपर्स के ऊपर क्या व्यू है, सब में देखें। तो आपको ये भी मिलती है चीज कि भाई ये बुलेट फॉर्म में, ये बच्चे जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी एकेडमी के नोट्स या किसी ऑनलाइन जो सोर्स अवेलेबल हो जाते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में, बस वो उठाए हैं, कोई ऐसे की आउटलाइन रटी हुई है, वो आ गई है, बस ठोक दो, एग्जामिनर खुद ही समझ जाए। ऐसा ना करें, बिल्कुल ऐसा ना करें। क्योंकि स्टूडेंट सोच रहा होता है कि यार टेररिज्म भी तो मेरा फंडामेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि टेररिज्म की तरफ ज्यादा खर्चा हो गया, हम अपनी इकोनॉमी की तरफ खर्चा नहीं कर सके, और पूरी बात को ये तो एग्जामिनर ये समझ जाए। भाई उसने फंडामेंटल प्रॉब्लम पूछा ना, तो उसको फंडामेंटल प्रॉब्लम्स बताएं। फंडामेंटल प्रॉब्लम्स में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपका फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है जी, आपका लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। उसको इकोनॉमी की नेचर में उसने सवाल पूछा, उसको इकोनॉमी के जार्गन के कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना। आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इशू है, जो आपके फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना पड़ते हैं, समझ आ रही, उन उनका बताएं। 2 से 3 बता दें, लेकिन शॉर्ट पैराग्राफ्स में हेडर दे के, हेडर दें, और नीचे फिर 4 से 5 लाइनों में उसको एलेबोरेट करें यार। ये नहीं है कि बस हेडर ही हेडर चलाते जाएं, हेडर ही हेडर चलाते। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट में भी आपने बात करनी है। अब आप उनको, उन स्टेप्स को उसने पूछा क्रिटिकली एग्जामिन करें। आपकी मर्जी है, आप उन स्टेप्स को चैलेंज कर दें कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं भाई ये ठीक रास्ता नहीं है, या आप उनको अप्रिशिएट कर दें। आपकी मर्जी है, उसने कहा है आपसे क्रिटिकली एग्जामिन करें। लेकिन ये आपने उधर बैठ के तो नहीं ना, आपने इन पे रीडिंग तो की हो ना भाई, आपकी अंडरस्टैंडिंग तो हो। अपने पास से वहां पे वही तो नहीं आनी आपको। मैं इस सवाल का जवाब लिखूंगा तो मैं लिखूंगा जनाब कि कुछ स्टेप्स इनके बेहतर, कुछ स्टेप्स इनके प्रॉब्लमेटिक। जैसे इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स बढ़ा दिए, इंपोर्ट्स रोक दी, स्टॉप की सर्टेन कमोडिटीज में, इससे आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, ये गलत काम था।
ये नहीं करना चाहिए था। सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट को बचाने के लिए आपने ये काम किया, आपने इकोनॉमी स्लो डाउन कर दी अपनी। ये प्रॉब्लमेटिक है। आपने अपने रियल एस्टेट को इनिशियली आके उसको चेक में रखने की कोशिश की, आपके छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस था सारा वो बैठ गया एकदम, आम आदमी उससे इफेक्ट हो गया। सीमेंट आपका की सेल आपकी इफेक्ट होगी, ब्रिक्स की सेल इफेक्ट होगी। कंस्ट्रक्शन एक बड़ा काम है। यही चीज आपने स्टॉक एक्सचेंज पे भी की, रिजल्टेंटली आपका इन्वेस्टर रुक गया। सो मैं जो इनके अच्छे स्टेप्स हैं, जो बुरे स्टेप्स हैं, वो उनको दोनों को साथ लेके चलो। इतना ज्यादा प्रॉब्लम कि जब आपने टैक्स एमनेस्टी भी दी तो लोगों ने उसको बैक का ही नहीं, बड़ी तादाद में। सो बात यह है कि इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक था, तो मेरे जार्गन्स, मेरे जवाब भी उसी कॉन्टेक्स्ट में चलने चाहिए थे। और जो टेररिज्म भी बीच में डाल दिया जी, ठीक है, पाकिस्तान इकोनॉमी के फंडामेंटल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट हम समझ रहे हैं कि हाँ यार ये भी तो है, वाकई है। एनर्जी भी मसला है, एनर्जी फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारा। भाई ठीक है, गलत नहीं है बात, घुमा के बात को आपको समझाना पड़ेगा। जो मेन बातें हैं पहले वो तो बताओ उसको, बुनियाद में कहाँ मसला है आपका। हाँ, आप जब करंट अकाउंट डेफिसिट बता रहे हैं, इसी के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन में आप एनर्जी को इनकॉर्पोरेट कर दें कि क्योंकि एनर्जी क्राइसिस इस वजह से जनाब आपकी एक्सपोर्ट्स भी जो है, इंडस्ट्री आपकी इफेक्ट होती है, आपकी एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होती है। वो उसमें बस पासिंग रेफरेंस में बता दो, लेकिन मेन हेडर्स को सेट असाइड करके और आप जो इतने ज्यादा मेन नहीं है उनको आप हाईलाइट कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल बुलेट फॉर्म में बात ना करें यार प्लीज। रेमेडीज और सजेशंस, भाई पॉलिसी रिकमेंडेशंस जो बड़े बड़े आर्टिकल्स में मिलती है ना, वहां पर आपको पॉलिसी रिकमेंडेशंस में वो बुलेट फॉर्म में बात करती है, वो सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता ऑथर। उसने आर्टिकल अपना पब्लिश करना है आर्टिकल लिख रहा है वो, आपने सवाल का जवाब देना है। सो ये मेहरबानी करें, इस तरह काम ना करें किसी भी सूरत में। और लेट्स से अगर आप इस तरह करना भी चाहते हैं तो कम से कम यार तीन तीन चार चार लाइंस तो कम से कम एक पॉइंट को दें। एक सिंगल लाइनर या सिंगल वर्ड में बात लिख के और अज्यूम कर लें कि एग्जामिनर को बस ये समझ आ जाएगी बात। अच्छा, अब इसमें एक और शहजादे भी, पूरे को 15-20 पॉइंट्स जो है ना जी, फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, ये एक एक वर्ड में, दो दो वर्ड में बता दिए। लेट से यहाँ पहला लिख दिया लो टैक्स टू जीडीपी रेशो, ओके ठीक है, नीचे सारे बता दिए। लो जी, अगले पेज पे पूरा हेडर आ रहा है, लो टैक्स टू जीडीपी रेशो। अब यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ओ भाई, ये तूने टाइम क्यों जाया किया? और ऐसे कई पेपर हैं जो इनसे फिर 3 सवाल ही हुए, चौथा सवाल उन्होंने बेड़ा गर्क ही किया। क्यों? क्योंकि वो इस चक्कर में किसी सियाने ने बता दिया था कि आउटलाइन ने बना के जवाब लिखो तो अच्छा इंप्रेशन होता। भाई उससे ये भी पूछना था कि तेरी राइटिंग स्पीड कैसी थी भाई। मेरी राइटिंग स्पीड तो इतनी नहीं है, तेरी राइटिंग स्पीड इतनी थी इसलिए तूने ये आउटलाइन ने बना के जब कर गया, 4 सवाल पूरे कर गया या कर गई। मेरी राइटिंग स्पीड तो इतनी नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो पहले अपनी सेल्फ रियलाइजेशन तो करो। तो 50 नंबर आ जाए ना करंट अफेयर में, 50 नंबर, ये आपके मतलब के गुड मार्क्स हैं, 100 आउट ऑफ 200। इनसे एनीथिंग ऊपर वेरी गुड, और अगर आप 60 प्लस में चले जाती हैं तो एक्सीलेंट। प्रेजेंटेशन की कॉन्टेक्स्ट में आपने ऊपर जाना, 4 सवाल पूरे करें पेपर में। कई ऐसे पेपर थे, एक सवाल इतना लंबा लिख दिया कि मैं छोड़ू ही कुछ ना, जिस तरह मैंने को किताब लिखनी है उस पर। दूसरा सवाल आधा किया जी, टाइम गुजर गया। ये अज्यूम कर लें कि ये मैंने जो 2 सवाल किए हैं 20-20 नंबर के, ये मैंने इतने अच्छे कर दिए हैं, यहाँ तो वो मुझे 18-18 नंबर दे देगा, तो मेरे तो यहीं पे 36 हो जाएंगे। तो मेरे 12-14 नंबर जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के ठीक है, लो जी मेरा तो 50 वैसे हो गया। जब रिजल्ट आता है तो ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर लगे होते हैं 20, 17, 16, 18। फिर वो चीखते रहते हैं, समझ नहीं आती ये पेपर कैसे चेक करते हैं। भाई आपने बॉल उसकी कोर्ट में फेंका क्यों है? उसको 4 सवाल वेल बैलेंस तरीके से पूरे अटेम्प्ट करके दें। ये काम वही करे कि ये पहले लिख के फिर दोबारा ये लिख रहे हो, ये काम वही करे
कि जिसकी राइटिंग स्पीड तेज है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड नहीं है, आप अगर 600 वर्ड्स हाफ एन आवर में नहीं लिख सकते भाई, तो क्यों इस काम में जाना। सो काफी काफी अच्छे स्टूडेंट्स और मेरे जो मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, तो ज़रा हम क्लासों में तो पढ़ा ही रहे होते हैं ना, जब ये चेकिंग का टाइम पे आता है तब स्टूडेंट का पता लगता है कि वो जनाब अटेम्प्टिंग कैसे कर रहा है, तो वो नहीं सही कर सके, हालांकि मुझे लगता था कि उनको सवाल आते हैं। लेकिन खैर, सो ये एक तो ये भी इस सवाल के जवाब का होपफुली स्ट्रक्चर भी आपको समझा दिया, और जो डूज एंड डू नॉट्स वो भी क्लियर कर दी कि क्या नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल, पॉपुलिज्म इज डेड, डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस टू। अच्छा, अब उसने डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस टू, एक आपसे पूछा ग्रोइंग पब्लिक एंटेगोनिज्म अगेंस्ट पॉपुलिस्ट लीडर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। फिर उसने कोमा लगा के पूछा डिफीट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, एंड तीसरी चीज उसने पूछी ईयू यूके डील, ये जो बिल्कुल आखिर में दिसंबर में 2020 में डील हुई। अच्छा, पहली चीज ही, जितनों ने ये सवाल किया उन्होंने सिर्फ ट्रंप और यूके डील की बात कर दी बस। उसने आपसे, यानी कि अंग्रेजी पढ़ने जिसकी रीडिंग नहीं होती ना जी, उसको ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस सवाल सीधा सीधा उसने पूछा है, पॉपुलिज्म इज डेड, डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्रोइंग पब्लिक एंटेगोनिज्म अगेंस्ट पॉपुलिस्ट लीडर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। उसने आगे सेमी कॉलन नहीं लगाया, उसने आगे लाइक या फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखा, उसने कोमा लगाया। जिन्होंने ये पेपर दिया हुआ उनके पास पड़ा होगा, देख लो। कॉमा लगा के फिर उसने कहा डिफीट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड ईयू यूके डील। या पता ही नहीं था कि कोई 2-3 कंट्रीज का हवाला दे दें कि जहां पर डिफरेंट कंट्रीज में पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट हो रही है पॉपुलिस्ट लीडर्स के। और डिफीट ऑफ ट्रम्प में भी कईयों ने उसके पूरे 2016 के इलेक्शन का हवाले दे दिए। यहाँ पे भी कईयों ने ब्रेग्जिट के रेफरेंडम के हवाले दे दिए। भाई ये तो उन्होंने पूछे ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा जो चीज के सवाल को टाइम दें, उसको समझें सवाल को कि वो पूछ क्या रहा। अब आगे आप जितनी मर्जी डिटेल लिखते रहें, जब वो जरूरत ही नहीं है उसको, तो वो क्यों आपको मार्क्स देगा। ये चीज एक समझने वाली चीज है। और कईयों ने पॉपुलिज्म इज डेड, पॉपुलिज्म का पता ही को नहीं, बस ये इतना पता था ट्रंप क्या है और ईयू डील क्या है। ये ऊपर वाले तो जिक्र ही नहीं किया ना इस सेक्शन का कि पॉपुलिज्म इज डेड से मतलब क्या है। वो तो सारा बस ट्रंप कैसे जो है वो उसकी पॉपुलैरिटी कम हुई और कैसे हार गया, ईयू यूके डील। और ये भी कईयों को दिसंबर की डील का पता ही नहीं था, बस लिख दिया अपने पास कि चौथा सवाल पूरा कर। ये बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है, बहुत बैड इंप्रेशन जाता है। समटाइम्स आपको को मेरे जैसा अगर एग्जामिनर मिल जाए कि जो कोई मार्किंग नहीं करता, कोई अंडरलाइन नहीं करता, वो आपके पेज 1 को ओपन करता और वो आपका पेपर को रीड करना शुरू कर देता, बस वो पेज 2 पे चला गया, उन्हें रीड किया, सवाल खत्म हो गया, उसने मार्क्स नहीं लगाए, वो अगले सवाल पे चला गया, वो उससे अगले सवाल पे चला गया, वो उससे अगले सवाल पे चला गया। जब उसने आपका पूरा पेपर एक दफा देख लिया, फिर उसने आपकी मार्किंग की। अगर कोई ऐसा आपको एग्जामिनर टक्कर गया, तो वो आपके ऐसे किसी सवाल में जहां पे आप उसके साथ 2 नंबर ही लगाने जा रहे होगे, उसका इंप्रेशन आपके सारे मार्क्स पर पड़ना। उन्होंने कहा नहीं, ये तो 2 नंबर बने। ऐसे होते हैं, एग्जामिनर्स के माइंडसेट होते हैं ना। सो ये वाले काम ना करें। आपको सवाल का जवाब का अगर मुकम्मल नहीं आता है, तो उसके अंदर फिर स्टोरी टेलिंग जो है वो करने की जरूरत कोई नहीं है। ये ध्यान में रखें।
उसको छोड़ें भी ना, सवाल जरूर करें, लेकिन कोशिश करें कि नेचर ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपके हेडर्स बन रहे हो। उनकी एक्सप्लेनेशन, अगर आपको जवाब नहीं आता उसकी एक्सप्लेनेशन, ऐसा तो नहीं हो सकता इस लेवल पे, मैं ये समझता हूँ कि जवाब आता ही ना हो, लेकिन उससे रिलेटेड आपके पास कंटेंट ज्यादा नहीं है, तो उसके बाद ठीक है, दो दो तीन तीन लाइनें, चार चार लाइनों में बात कर दें, अगला हेडर चला दें, कुछ ना कुछ तो मार्क्स देगा। चार सवाल पूरे करें, कहानियां ना चलाएं उसके साथ, कि उसको वाजिया तौर पे नजर आ जाएगा कि जनाब ये गेम चला रहा है स्टूडेंट, तो आपको सारे मार्क्स इफेक्ट हो जाते हैं, और होते हैं। ये कभी कभी आप सुनते हैं ना, किसी के 70+ नंबर आ गए करंट अफेयर में, पाक अफेयर में, वो कैसे आ गए? वो 99% केसेस में किसी ऐसे एग्जामिनर के हाथ से पेपर गुजरा होता है जो कि मार्किंग एक साथ करता है। बेंट ऑफ माइंड होती है ना एग्जामिनर्स की, तो वो एक सवाल भी उसको लगा कि वाह क्या बात है, तो वो बाकी सारों में इंप्रेशन अच्छा पड़ गया। एक सवाल भी उसको ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो फिल्म चला रहा है, वो सारी जगहों पर उसका इम्पैक्ट पड़ गया। सो यू नेवर नो, आपने अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, आपने अपने आर्गुमेंट्स पे फोकस करना है। इफ यू आर लैकिंग इन योर फोर्थ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ आर्गुमेंट्स, चौथा सवाल, जरूरी नहीं है हर एक कोई सारे सवाल आते हैं, आपका चौथा सवाल आर्गुमेंट वाइज आपके पास इतना डाटा, इतने एग्जांपल्स नहीं है, सपोज, ओ भाई अपनी प्रेजेंटेशन तो वेल स्ट्रक्चर्ड रखो ना, तो प्रेजेंट तो ठीक करो। बड़े बड़े होटलों में बड़ा एवरेज सा खाना बड़े अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करके बड़े 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 बिल ले लिए जाते हैं आपसे। समझें इस चीज को कि करंट अफेयर, पाक अफेयर का पेपर नॉलेज, एक्सटेंसिव नॉलेज का पेपर नहीं है, ये आपकी प्रेजेंटेशन और आपके आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन का पेपर। आखिर में अगेन जी, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, और आप लोग जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम का मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ, वो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, या ये जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ टेलीग्राम डाउनलोड करके इसी ने मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उसमें ज्वाइन करवा दूंगा। तमाम जितने मेरी वीडियोस हैं, अपकमिंग सेशंस हैं या बाकी डिटेल्स हैं, वो सब अब उसी टेलीग्राम के चैनल पे ही मैं इंश्योर करूंगा, क्योंकि एक तो प्राइवेसी भी है सारे स्टूडेंट्स की, नंबर भी एक्सचेंज नहीं होते, और दूसरा मेरा वर्कलोड भी कम हो जाएगा, 2 लाख तक की उसकी लिमिट होती है, तो एक ही फोरम पे फिर मैं कम्युनिकेट करूंगा स्टूडेंट्स के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच जी।